राजधानी रांची के एचईसी परिसर में चल रहे अतिक्रमण राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। एक और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बीते दिन उजड़ी बस्तियों का हाल लेने पहुंचे और राज्य उपायुक्त को फटकार लगाई, तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव ने पीसी के दौरान कहा, जहां अतिक्रमण हुआ है वहां एक और केंद्र सरकार की रेलवे की जमीन है, तो दूसरी ओर भारतीय मंत्रालय के एचईसी का जमीन का एक टुकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस मामले पर फैसला सुनाने की राह तकरा है, तो दूसरी तरफ यहां पर भट्टाचार्य ने सवाल खड़े किए। अब बाबूलाल बताएं कि क्यों नहीं उद्योग मंत्रालय को इस तरह का पत्र लिखते हैं कि अतिक्रमण नहीं किया जाए। ईस्टर्न रेलवे के द्वारा मीडिया में बड़ा वायरल हुआ कि उन्होंने उपायुक्त को कहा कि ये सब रोक दो। थोड़े उनके जानकारी के लिए हम लोग बता दें, ये अतिक्रमण को हटाने के पीछे भारत सरकार है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार और रांची जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखा गया, अनुरोध किया गया, मांग की गई कि उनके हिस्से का जो जमीन है जिस पे अतिक्रमण किया गया है उसको हटाने में सहयोग दें। ये भारत सरकार के तरफ से साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा लिखा गया, जिस पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधिकार। दिल्ली पुलिस के साथ झारखंड एटीएस और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। रांची में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई में रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास तबारक लॉज में छापेमारी एक आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी की। यहां पर असर दानिश को गिरफ्तार किया गया है। अन्य 2 युवकों से पूछताछ जारी है। ऐसे में एटीएस के साथ सेंट्रल आईटी और साथ ही साथ तमाम टीम छापेमारी के दौरान मौजूद रही। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस साथ रांची पुलिस की संयुक्त छापेमारी में हथियार, कुछ मेडिकल और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होने की सूचना है। तो दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। केमिकल, हथियार और कई चीजों को बरामद भी किया है। ऐसे में रांची के तबारक लॉज से ये संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है, जिसको आईएसआईएस का एजेंट बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2 और ऐसे अभियुक्त थे जिनसे पूछताछ जारी है, जो भी आतंकी बताए जा रहे हैं और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे। इनके पास से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं जो कि पूरी तरह से संदिग्ध हैं, लेकिन दूसरी तरफ बताया जा रहा है कुछ केमिकल्स, हथियार यहां बरामद हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विक्की वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विक्की, रांची के तबारक लॉज से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ सूचना है? देखिए, इसी रांची से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई, जहां पर इस्लाम नगर का इलाका है, जहां पर तबारक लॉज है, जहां पर दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की टीम द्वारा एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया। क्योंकि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो लॉज में कई समय से रह रहा था और ये आतंकी का नाम असहर दानिश बताया जा रहा है, क्योंकि काफी दिनों से ये अपना ठिकाना बनाया हुआ था। और इसी के एवज में दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस टीम ने रात से ही देर रात छापेमारी कर इसे गिरफ्तार किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि इसके घर पे, जिस लॉज में ये रहता था, उस लॉज में कई सारे केमिकल्स पदार्थ प्राप्त किए गए हैं, कई सारी चीजें प्राप्त की गई है और उसे जब्त फिलहाल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस आतंकवादी को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने रिमांड में लेकर दिल्ली लेकर जा रही है और वहां पर रिमांड ली जाएगी। विक्की, पूछताछ में आखिरकार इस आरोपी ने, आतंकी ने क्या कुछ कबूला है? और देखिए, बताया जाता है कि यह आतंकी बोकारो का रहने वाला है, बोकारो जिले के पेटावर का रहने वाला है, जो कई समय से रांची में अपना ठिकाना बना के रह रहा था। और बहुत सारी गुप्त सूचना के आधार पे बहुत
चीजों को लेकर बहुत बारीकी से टीम का गठित हुआ, जहां पर देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच में छापेमारी की गई। फिलहाल अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल अभी चीज और भी चीज सामने निकल कर आएगी। फिलहाल अभी दिल्ली की टीम इसे अपने दिल्ली लेकर गई है और रिमांड को ले गई। देखिए, लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार पुलिस को ये सूचना हाथ कैसे लगी, जिसके चलते ये बड़ी छापेमारी हुई है और पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि ये आतंकी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। आखिरकार पुलिस को ये सूचना कैसे प्राप्त हुई? देखिए, ये बताया जाता है कि कई समय से झारखंड में जितने भी उग्रवादी का संगठन है, आतंकवादी का संगठन है, उसे बारीकी से जांच की जा रही थी और तरह तरह की खबरें भी सामने निकल कर आ रही थी, पर पुष्टि पूरी तरह से प्रशासन जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं थी। लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर फिलहाल हमने भी बात करने की कोशिश की, पर मीडिया को भी फिर भी कुछ भी चीजों को बताया नहीं गया। लेकिन आधार पे यही बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पे जानकारी के मुताबिक देर रात हमने छापेमारी की थी और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अभी सीसीटीवी फुटेज भी है लॉज के अन्य कमरों पर, वहां पर अभी जानकारी पुलिस अभी ले रही है। फिलहाल अभी और क्या सामने निकल कर आता है वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, इस मामले में आखिरकार क्या कुछ खुलासे होंगे, इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विक्की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेपाल में हुई हिंसा के बाद भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक कड़ा कर दिया गया है। महाराजगंज के डीएम संतोष कुमार शर्मा और एसपी सौमित्र मीणा ने देर रात ही सीमा पर डटे रहकर स्थिति का जायजा लिया। नेपाल में हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी और जवानों को हाई अलर्ट पर रखते हुए उनके साथ ही पुलिस बलों के अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ये फैसला नेपाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना या घुसपैठ को रोका जा सके। नेपाल में इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐप को बैन करने के विरोध में वहां पर आगजनी और जनहानि की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए मथुरा में साधु संतों ने यमुना महारानी के पास जाकर भोले बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की और शांति की अपील की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलहारी महाराज ने कहा है कि नेपाल में शांति के लिए मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। साध्वी प्रिया किशोरी जी ने भी कहा है कि नेपाल सनातनी हिंदुओं का राष्ट्र है, वहां पर भी विधर्मी मानसिकता के कई लोग उपद्रव कर रहे हैं। कानपुर देहात के ग्राम विश्रामपुर मौजा बता दें कि मुबारकपुर लाटा में ग्रामीण इन दिनों जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि असलाहों से लैस कुछ दबंग गांव में पहुंचकर बस्ती खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। डर का माहौल इतना बढ़ गया है कि परिवार गांव से पलायन करने पर विचार कर रहे हैं। अब ऐसे में ग्रामीणों ने बताया कि ये बस्ती दशकों पुरानी बसी हुई है, जहां कच्चे और पक्के मकान दोनों हैं। झोपड़ियों में बुजुर्ग व बच्चे भी रहा करते हैं, लेकिन अब अचानक भूमाफिया इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं और गांव उजाड़ने की साजिश रच रहे हैं। वहीं डीएम ने पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए जिलाधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी से जांच कर ग्रामीणों की समस्या का जल्द निस्तारण करने की मांग की है। बैठ के जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं और मेरे डिप्टी कलेक्टर्स यहाँ बैठे थे, तो एक प्रार्थना पत्र, कुछ लोग आए थे, कुछ महिलाएं भी आई थी और कुछ लोग भी आए थे, जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि भूमाफियाओं द्वारा बसे हुए गांव को उजाड़ने के संबंध में। और ये सभी लोग निवासीकरण ग्राम विश्रामपुर, छोटा पुरवा, मौजा, मुबारकपुर, लाटा तहसील अकबरपुर, थाना रनिया के लोग थे। इनका कहना था कि ये कोई वहाँ पे व्यक्ति हैं, उनके 2 लोगों के द्वारा इनको उनकी बस्ती में आके बस्ती को खाली कराने की धमकी दे रहे हैं। जिन लोगों के नाम लिखे हैं, संभवतः उन लोगों ने भी कोई एक प्रार्थना पत्र जो है पुलिस को दिया हुआ है। तो इस प्रकरण की गंभीरता देते हुए मैंने एसडीएम अकबरपुर और सीओ अकबरपुर को बोला है कि वो उसकी जांच करें और नए फोर्स जो है बस्ती में जाएं, लोगों से वहाँ बातचीत करें, और कोई अगर भय का वातावरण है या किसी के द्वारा जबरन किसी को कब्जा कराने के लिए या कब्जा हटवाने के लिए जो भी कार्रवाई है वो कराने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें चिन्हित करें लोगों को। अगर उसमें कोई भूमाफिया इन्वॉल्व है तो उनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई करें।
मनमोहन छावड़ा जी की वहाँ पे जमीन है, करीब 10.5 बीघे। और मनमोहन छावड़ा जी चूंकि दिल्ली रहते हैं, मनमोहन छावड़ा जी से सचिन मिश्रा जी ने जमीन खरीदी, जिसका एग्रीमेंट कराया उन्होंने। फिर तहसील पे एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दे के उस जमीन की नाप हुई, तो उस पर कुछ लोग पहले से मकान बनाए हुए थे। उस पर कुछ चंद 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीन में कोई मतलब भी नहीं, लेकिन उन लोगों ने उन गरीबों से रुपया ले लेके ज़मीन में बाउंड्री बनवा दी, कमरा बनवा दिया, जबकि उनको पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस ज़मीन पे उनका कोई काम भी नहीं है। तो उन्होंने उस ज़मीन को उनको बेच दी है, ज़मीन जिनका उस ज़मीन से कोई अधिकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। और जब उनसे ये कहा गया कि तुम इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक द्विवेदी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, दबंग कह रहे हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र जो भी है वो हमारा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दबंग हथियार के बलबूते इस क्षेत्र को अतिक्रमण करते हुए यानी कि अपने शिकंजे में कसने की कोशिश में डटे हुए। आखिरकार सच्चाई क्या और पूरा प्रकरण आखिरकार जिम्मेदारों तक कैसे पहुंचा? जी बिल्कुल, इसी बताना चाहेंगे। अगर पूरे प्रकरण की बात की जाए तो जो प्रकरण में जिलाधिकारी ने भी कुछ संज्ञान लिया है, क्योंकि जो ग्रामीण वहां पर रह रहे हैं दरअसल में बहुत ही बेशकीमती जमीन है, और जो जमीन बताई जा रही है इसके जो मालिक है मनमोहन छावड़ा, तो ये उन्होंने अपनी जमीन जो 10.5 बीघे करीब उनकी जमीन पड़ती है वहां पर, उन्होंने सचिन मिश्रा को एग्रीमेंट कर दिया, उनको जमीन वो बेच दी है। जिसके बाद वहीं के कुछ रहने वाले जो विश्रामपुर के जो लोग हैं जिनका उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं ना कहीं उन गरीबों को बहला फुसला करके वहां पर लाए और उनको औने पौने दाम पर एक फर्जी तरीके से उनके नाम पर रजिस्ट्री कर दी, उनको जमीन बेच दी, जिसमें कुछ लोगों ने पक्के मकान बनवा भी लिए हैं और कुछ लोग उस पर निर्माण भी कर रहे हैं। जिसको लेकर जब जो जमीन के मालिक है वो वहां पर पहुंचे थे, मोनू मिश्रा पहुंचे, तो उन्होंने उनको रोका कि ये जमीन हमारी, हमने खरीद ली है। तो उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब वो जिन लोगों ने जमीन बेची है वो उन ग्रामीणों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनसे अब ये कह रहे हैं कि आप जिलाधिकारी चौखट पर जाइए, उनसे कहिए कि कुछ दबंग आते हैं, असलाह लेकर आते हैं और जमीन खाली कराने की बात कर रहे हैं। दरअसल में अगर पूरे प्रकरण में देखा जाए तो वो ठगे गए, जो गरीब है वो ठगे गए हैं, उनको ठगी के शिकार हुए हैं। और जो भूमाफिया हैं रनिया क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके वहां पर कोई भी जमीन नहीं, उन्होंने फर्जी तरीके से उन गरीबों को जमीन बेच दी और उनसे पैसे ले लिए। अब कहीं ना कहीं वो गरीब भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे वो जमीन अब हाथ से निकलती नजर आ रही, क्योंकि जो उसका असली मालिक है अब वो अपनी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिलाधिकारी को भी शिकायत की है, एसडीएम को भी शिकायत की है और पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग फर्जी तरीके से जमीन बेच रहे हैं और वहां पर गरीबों को बसा रहे हैं, जो कि गलत है। जिसको लेकर अब जिलाधिकारी ने एक टीम बनाई है, जिसकी बराबर जांच की जा रही है। मौके पर अभी वहां पर जाकर के लेखपाल कारून गो और तहसीलदार ने वहां जांच की, तो पाया गया है कि जमीन वो है वो सचिन मिश्रा के नाम पर है, और जिनके भाई मोनू मिश्रा है लगातार अब वो अधिकारी भी है उस बात को समझ रहे हो। कहीं ना कहीं उन लोगों को अब ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है जिन लोगों ने फर्जी तरीके से एग्रीमेंट किया, लोगों को जमीन बेची है। जी निजी बिल्कुल, और इस मामले में आखिरकार और नए खुलासे किस प्रकार होंगे, क्या कुछ एक्शन होगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय रहेगा। खबरों पर नजर बनाए रखेगा विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मंगलवार की शाम उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित महिला जिला अस्पताल में अचानक से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की लपटें उठते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजन चीखते चिल्लाते हुए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। मौके पर मौजूद अस्पताल स्टाफ ने तुरंत मरीजों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। कई महिलाएं अपने नवजात बच्चों को गोद में लेकर बाहर की ओर दौड़ी। इस दौरान अस्पताल का फायर अलार्म नहीं बजा, जिस स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। मेरा नाम आकाश चौहान है, मैं प्रभारी फायर स्टेशन घंटाघर हूँ। ये लगभग 7:30 पे मेरे पास सूचना आई थी फायर स्टेशन घंटाघर पे कि जिला महिला अस्पताल चिकित्सालय इसमें आग लगी है। तो तुरंत हमारी गाड़ी वहाँ से रवाना हुई और गाड़ी आने से पूर्व भी आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया था यहाँ लोकल स्टाफ के द्वारा। और प्रथम दृष्टया ये जो आग लग रही है शॉर्ट सर्किट की वजह से ईसी में शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है और उससे जो है आग थोड़ी फैल गई है। कोई जनहानि नहीं, कोई इसमें जनहानि नहीं है सभी लोग से।
कानपुर के फिलखाना थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल बैंक में उस समय हड़कंप मच गया जब बैंक के लॉकर टूटने की सूचना फैलती हुई नजर आई। बैंक प्रबंधक और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। लॉकर में सुरक्षित रखे गए सामान और कीमती सामान के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। वहीं बैंक अधिकारियों का कहना है कि ग्राहकों का सामान सुरक्षित और मामले की जांच पुलिस के सहयोग से की जा रही है। उनके संयुक्त नाम से एक लॉकर नंबर था जिस पर पिताजी ऑपरेटर करते थे। आज मैंने जब लॉकर खोला तो उसमें मुझे एक झोला आगे की तरफ प्रतीत हुआ। मैंने उसको खोल के देखा तो मुझे लगा सामान मेरा गायब है। अंधेरा होने के कारण लॉकर को अंदर की तरफ भी देखने पर मुझे खाली दिखाई दिया। फिर मैंने प्रबंधक जी की शिकायत की और पुलिस में शिकायत की। दोबारा फॉरेंसिक टीम आई, उनके द्वारा जांच की गई और लॉकर पुनः खोल के देखा गया। तब अंधेरे में हाथ डाल के जब मैंने देखा अंदर की तरफ तो पीछे एक डिब्बा जो मेरा गायब था वो मिल गया। उसमें मेरा सभी सामान सुरक्षित है। अब मैं किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ और मेरा सहयोग देने के लिए सभी का धन्यवाद। आज सुबह लगभग 11 बजे थाना थाना में एक व्यक्ति आके सूचना देता है उसका बैंक लॉकर बैंक ऑफ इंडिया में था। अब आज उसे करने गया तो जो सामान उसमें नहीं मिला, लेकिन इस सूचना पे थाना पुलिस और बैंक अधिकारी ज़्यादा गहराई से जांच करते हैं तो पूरा सामान जाकर गहराई ज़्यादा तो देख लेता है। इस कार्य की बताने चाहिए।